हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सीएसपी रिजवान यूट्यूब चैनल पर। आज इस विशेष वीडियो में हम बात कर रहे हैं कृषि संशोधन अधिनियम 2020 की। विवाद क्या है, किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, सरकार का पक्ष क्या है, विपक्ष का कहना क्या है, आज साधारण भाषा में हम सब बातों पर चर्चा करेंगे। एपीएमसी क्या है, मंडियां क्या है, आड़तिया क्या है, बिचौलिए क्या है, एमएसपी क्या है, सारी बातों पर आज साधारण भाषा में चर्चा की जाएगी ताकि सभी स्टूडेंट्स को सारी बातें समझ में आ सकें। जो तकनीकी पक्ष हैं वह भी समझ में आ सकें और जो टिपिकल पॉइंट्स हैं वो भी समझ में आ सकें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं ये वीडियो। एपीएमसी एक्ट पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि इतिहास क्या है। 1930 1940 आज़ादी से पहले जो किसान था वो अपनी फसल उगाता था और अपने गांव के किसी बड़े व्यापारी को बेच दिया करता था। क्योंकि वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो मार्केट तक जा सके, क्योंकि मार्केट दूर था और उसके पास इतने संसाधन या रिसोर्सेज नहीं थे कि वो मार्केट तक अपनी पहुंच को बना सके। तो मार्केट तक बड़े व्यापारी पहुंच सकते थे क्योंकि मार्केट दूर होते थे और किसान की फसल भी इतनी नहीं होती थी कि वो वहां तक ले जाए और उसको इतनी कॉस्ट पड़ जाती थी रास्ते में। तो इससे सबसे बढ़िया तरीका इसका ये था कि जो किसान था वो व्यापारी को बेच देता था और व्यापारी उसको बड़े मुनाफे में बाजार में या शहर में जाकर बेचा करते थे। ये जो व्यापारी या साहूकार थे ये किसान को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, किसान के उत्पाद को सस्ते में खरीदते थे और बाजार में जाकर शहर में जाकर महंगे दाम पर बेचते थे, मोटा मुनाफा कमाते थे। मान लीजिए एक फसल है, कोई सी भी, मान लीजिए गेहूं की फसल है, किसान ने उसको उगाने में खर्चा किया, जो उसकी लागत है, कॉस्ट पड़ी उसको 4 रुपये। अब वो व्यापारी जो है, साहूकार जो है, वो इस गेहूं की फसल को 5 रुपये में खरीदेगा क्योंकि किसान के पास बाजार का विकल्प है नहीं, वो बाहर जाके इस प्रोडक्ट को अपने बेच नहीं सकता। तो आवश्यक रूप से वह उस व्यापारी को ही 1 रुपये के मुनाफे पे बेचेगा, जबकि इस फसल को व्यापारी 10 रुपये पर बाजार में बेचेगा। अर्थात किसान का फायदा 1 रुपये और व्यापारी का फायदा 5 रुपये, जो कि केवल बीच में व्यापार कर रहा है, ना ही उसने उत्पादन किया है और ना ही मेहनत की है। तो इस वजह से क्या होता था, किसान बहुत प्रताड़ित होता था, उसके पास इतनी इनकम नहीं होती थी कि वो अगली बार बीज बो सके। उसके लिए फिर वह उस व्यापारी साहूकार के पास जाता था और कर्ज लेता था, जिस कारण किसान कर्ज के जंजाल में, कर्ज के जंगल में फंस जाता था और किसान हमेशा एक तरीके से बेगार करने लगता था उस बिचौलिए के पास या उस व्यापारी साहूकार के पास। कई स्थानों पर वो साहूकार और बिचौलिए किसान की जमीन भी हड़प लिया करते थे। इन सब से बचने के लिए 1965 में तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एक एक्ट लेके आए जिसको कहा गया एपीएमसी एक्ट 1965। याद रखिएगा, एपीएमसी एक्ट 1965 में आया था। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज। कुछ आपको समझ में आ रहा होगा एपीएमसी क्या है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब एग्रीकल्चर से, कृषि से जो भी प्रोड्यूस हुआ है, उत्पादित हुआ है, जैसे ये गेहूं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, उसका जो बाजार है, कमिटीज। अब इसको समझते हैं एपीएमसी क्या है। एपीएमसी एक्ट 1965 में आया और एपीएमसी एक्ट के तहत हर इलाके में मंडियों का निर्माण किया गया। एपीएमसी मंडियों का निर्माण किया गया जहां पर किसान अपने उत्पाद को, अपनी फसल को जाकर बेच सकता था। यहां पर अब सीधी भाषा में कहें तो सरकार ने बाजार को क्रिएट किया, हर क्षेत्र में बाजार बनाए गए ताकि किसान बड़ी आसानी से उस व्यापारी को बेचने की बजाय अपने उत्पाद को अपने पास की मंडी में बेच सकता था। एपीएमसी मंडी में, एपीएमसी बाजार में उस फसल को आसानी से बेच सकता था। अब एपीएमसी में जो खरीदारी होती थी वो बिचौलियों के द्वारा, मिडिलमैन के द्वारा खरीदारी होती थी। इन मिडिलमैन को, जिनको उत्तर भारत में आड़तिया कहा जाता है, इन मिडिलमैन को सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार लाइसेंस देती थी, अर्थात ये राज्य सरकार के नियंत्रण में रहते थे। तो किसान अपनी फसल को ले जाएगा एपीएमसी मंडी में और मंडी में आड़तिये, जो 5-6 आड़तिये हैं, जो 5-6 व्यापारी हैं, लाइसेंसी व्यापारी, वो उसके उत्पाद के लिए बोली लगाएंगे और जिसकी बोली ज़्यादा होगी उसको ये फसल बिक जाएगी। मतलब जहां किसान मैंडेटरी
₹5 में बेच रहा था व्यापारी को, वहीं अब किसान की इस फसल के लिए बोली लग रही है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके लिए लगा रहे हैं। जिस प्रकार की क्वालिटी होगी उस प्रकार की बोली लगाई जाती थी और हाईएस्ट बोली पे उसको वो आड़तिया खरीदता था और वो आड़तिया आगे जाके बाहर दूसरी जगहों पर उसको बेचा करता था। तो एपीएमसी एक्ट की बात करें 1965 में आया। इसमें खरीदारी बिचौलियों के द्वारा होती थी, लाइसेंस सरकार देती थी, यहीं पर सरकार पीडीएस। हाँ, एक पॉइंट और याद रहे, अब क्या होता था कि यहाँ अगर आप किसान एपीएमसी में आया तो पहले तो आड़तिये खरीद लेंगे उसके सामान को। अगर किसी कारणवश आड़तिये नहीं खरीद पाए तो सरकार ही अपने पीडीएस के लिए उसके, मान लीजिए ये गेहूं है, अगर किसी आड़तिये ने, मैं किसान हूं, मेरे गेहूं को नहीं खरीदा, तो सरकार इस गेहूं को खरीद लेगी और सरकार इसका यूज क्या करेगी, पीडीएस सिस्टम के द्वारा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा, जिसे हम कंट्रोल कह सकते हैं। कंट्रोलें हर मोहल्ले में आपको मिल जाएंगी, उत्तर भारत में खासतौर से कंट्रोल के माध्यम से इस गेहूं को सस्ते दामों पर गरीबों को बेचेगी। कौन? सरकार। इसके लिए सरकार का एक विशेष विभाग है जिसको कहते हैं एफसीआई, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। दोबारा रिपीट करते हैं, अगर किसी आड़तिये ने मेरे इस गेहूं को नहीं खरीदा एपीएमसी मंडी में, तो सरकार का एक विभाग है जिसका नाम है एफसीआई, फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया इसको खरीद लेगा और सरकार के गोडाउन में रख देगा और सरकार इस गेहूं को सस्ते दर पर गरीब लोगों को बांट देगी पीडीएस सिस्टम के द्वारा। उम्मीद करते हैं एपीएमसी एक्ट आपको समझ में आ रहा होगा। पीडीएस के लिए खरीदारी करती थी एफसीआई के द्वारा। अब इसमें एक चीज और समझते हैं, एमएसपी क्या है। एमएसपी है, फुल फॉर्म पहले सुन ले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों आया, किस लिए आया, किस प्रकार से काम करता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरी एक ये फसल, बार बार इसी का एग्जाम्पल लेंगे, ये गेहूं की फसल है और इसको उगाने में खर्चा आया ₹4 का। मैं इसको बाजार ले गया जिसमें ₹1 का पेट्रोल या डीजल और खर्च हुआ। एपीएमसी बाजार ले गया, इसमें ₹1 का खर्च हुआ, तो इसकी कॉस्ट मुझे पड़ी है ₹5। लेकिन अगर कोई व्यापारी, कोई व्यक्ति, कोई आड़तिया मुझे इसके ₹4.5 देता है या ₹5 भी देता है तो मैं घाटे में हूं। अगर ₹5 देता है तो जस्ट मेरी कॉस्ट निकली है और 4.5 देता है तो 50 पैसे में इस फसल पर घाटे में हूं। अब देता क्यों है? क्योंकि मान लीजिए गेहूं का बम्पर उत्पादन हो गया, हर किसी के पास, हर किसान के पास बहुत भारी मात्रा में गेहूं है, उस साल बम्पर उत्पादन हो गया। तो जब भी उत्पादन बढ़ता है और मांग वही रहती है तो कीमत घट जाती है। अब इसकी कॉस्ट है ₹4, मार्केट में लाने पे ₹5, और अगर कोई व्यक्ति इसके ₹4.5 देता है तो मुझे अर्थात किसान को इसका नुकसान हो रहा है। अब सरकार ने क्या किया, केंद्र सरकार ने, एमएसपी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाती है। केंद्र सरकार ने कहा कि आप गेहूं बोइए और बोते समय ही कह दिया कि हम आपका गेहूं 1935 क्विंटल, अर्थात राउंड फिगर में लें तो ₹20 के किलो के हिसाब से आवश्यक रूप से ले लेंगे। उसको कहते हैं एमएसपी। बुआई के समय जब गेहूं की बुवाई हो रही थी, अगर गेहूं के बारे में बात करें तो अगर गेहूं की बुवाई हो रही थी उस समय सरकार ने कह दिया कि हम आपका गेहूं ₹20 किलो पर खरीदेंगे। उस ₹20 को कहते हैं एमएसपी। अब मैं अपना गेहूं अगर एपीएमसी मार्केट में ले जाऊंगा तो जो बोली शुरू होगी, जो बोली आड़तिये बोली लगा रहे थे, वो बोली ₹20 से शुरू होगी। ₹20 से 22 हो सकती है, 23 हो सकती है, 25 हो सकती है, परंतु मेरा गेहूं ₹20 से कम में नहीं खरीदा जा सकता क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। और अगर गेहूं के लिए एमएसपी ₹20 है तो कोई भी आड़तिया इसको ₹20 से कम में नहीं खरीद सकता। 23 फसलों के लिए एमएसपी सरकार, केंद्र सरकार निर्धारित करती है 23 क्रॉप्स के लिए, और ये बुवाई के सीजन में ही निर्धारित हो जाती है। रबी फसल के लिए अलग और खरीफ फसल के लिए अलग, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप के लिए दोनों अलग अलग, रबी खरीफ के लिए ये होती है। 23 फसलों के लिए होती है, गेहूं है, उसमें चावल है, ऐसी 23 फसलें हैं। एमएसपी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। यह एक गारंटी है जो किसानों को उनकी फसलों की कीमत के लिए दी जाती है। सरकार गारंटी दे रही है कि हम आपके गेहूं को ₹20 में खरीदेंगे, आवश्यक मिनिमम ₹20 में खरीदेंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बम्पर उत्पादन के समय बहुत कारगर होती है, जैसा बताया जा चुका है। और सीएसीपी, अब इस गेहूं के लिए
₹20 जो एमएसपी निर्धारित की गई वो कौन सी कमेटी निर्धारित की करती है? तो कमेटी ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, एक CACP करके कमेटी है, एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, वो सभी 23 फसलों के लिए एमएसपी निर्धारित करके केंद्र सरकार को बताती है और केंद्र सरकार उसको जो है घोषणा कर देती है। अब एमएसपी निर्धारित कैसे होती है? पता किया जाता है कि इस पे कॉस्ट कितनी आएगी, पानी पे कितना खर्चा आएगा, फर्टिलाइजर कितना लगेगा, बीज कितने का आया था, उसकी मजदूरी कितनी हुई किसान की, और उसके बाद उसको थोड़ा सा बढ़ा के, उसका प्रॉफिट बढ़ा के एमएसपी निर्धारित की जाती है। तो CACP की बात हो गई। अब बात करते हैं, ये तो इतिहास की बात हो गई, एमएसपी की बात हो गई, APMC की बात हो गई। अब वर्तमान में जो एक्ट आया है उसकी बात करते हैं। तो जो एक्ट 2020 में आया है, ये अकेला एक्ट नहीं है, ये 3 एक्ट हैं। कौन कौन से? द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्या पूछेगा, क्योंकि 3 है, बीच में एक ऑप्शन फंसा देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा विकल्प गलत है, या फिर इनमें से कोई एक दे देगा आपको और कहेगा कौन सा विकल्प सही है, फार्मर्स बिल के तहत कौन सा बिल पास हुआ था। तो आपको ये तीनों याद रखने पड़ेंगे। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, द एसेंशियल कम्युनिटीज बिल 2020। ये 3 बिल इसके तहत पास किए गए हैं। 5 जून को, ये डेट टाइमलाइन जरूर याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइमलाइन। 5 जून को अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जारी करके इस बिल को पास किया गया। 5 जून को अध्यादेश आया। यही कारण है कि ये जो अमल में आएगा, ये 5 जून से ही अमल में माना जाएगा कि 5 जून से ही लगातार चल रहा है। 5 जून की डेट याद रखिएगा। 17 सितंबर को लोकसभा द्वारा पास किया गया, 20 सितंबर को राज्यसभा द्वारा, 27 सितंबर को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया और ये एक एक्ट बन गया। एक देश एक बाजार की बात की गई है इसमें। टाइमलाइन याद रखिएगा। 5 जून को अध्यादेश, 17 को लोकसभा में पास, 20 को राज्यसभा में पास, 27 को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर कर दिए गए। केंद्र सरकार कह रही है कि इसके द्वारा हमारा लक्ष्य 1 नेशन 1 मार्केट बनाने का है, एक देश का एक बाजार बनाने का हमारा लक्ष्य है। और सरकार का लक्ष्य, बार बार सरकार इसकी बात कहती है और 1-2 कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ भी है, 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना करना है। अब APMC के बाहर भी आप अपनी फसल, किसान अपनी फसल इस एक्ट के तहत बेच सकता है। अब इन 2 एक्टों की बात बाद में करेंगे। विरोध क्या है? तो सबसे पहला विरोध तो है APMC के अंदर शुल्क लगेगा। अगर किसान या आड़ती या मंडी के अंदर खरीदारी करता है तो उस पर शुल्क लगेगा जो राज्य सरकार के हिस्से में जाता था। अब इसमें एक परेशानी और है, पहले इसको डिस्कस कर। APMC के अंदर शुल्क लगता था, जबकि प्राइवेट अगर कोऑपरेट खरीदेगा, कोई भी व्यापारी खरीदेगा तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अब क्या होता है, ये जो टैक्स लगता था, शुल्क लगता था, ये राज्य सरकार के हिस्से में जाता था, जिससे राज्य सरकार को बहुत प्रॉफिट होता था। इससे कई राज्य जो हैं वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं, राज्य सरकारें भी, क्योंकि अगर व्यापारी बाहर से खरीदेगा तो APMC मंडी में कौन आएगा? सरकार ये तो कह रही है कि APMC मंडी को हम नहीं छू रहे हैं, APMC मंडी समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर बाहर शुल्क नहीं लग रहा है, APMC के अंदर शुल्क लग रहा है, तो APMC में आएगा कौन? और अगर कोई APMC में आएगा नहीं तो एक समय अंतराल के बाद APMC खत्म हो जाएंगी। APMC का कोई मायने ही नहीं रहेंगे, क्योंकि APMC मंडी में कोई खरीद फरोख्त नहीं हो रही है। तो इससे राज्यों को भी नुकसान है, आर्थिक नुकसान है राज्यों को। APMC समाप्त होने की संभावना पहले बता चुके हैं। APMC के बाहर MSP की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी APMC के अंदर अगर आप आते हैं, कोई भी व्यापारी आता है तो उसे आवश्यक रूप से MSP पे ही खरीदना होगा। अगर कोई व्यापारी बाहर खरीदता है तो MSP की कोई सीमा नहीं है, MSP उस पर लागू नहीं होता। कई विरोधी पार्टियां ये कह रही हैं कि आप बिल लाए हैं, ठीक है, बस एक चीज और जोड़ दीजिए कि अगर कोई बाहर व्यापारी भी खरीदता है तो उसको भी MSP पे खरीदना अनिवार्य हो गया, अन्यथा उस पर कार्रवाई की जा सकती है। परंतु सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो APMC के बाहर MSP की कोई व्यवस्था नहीं होगी। दूसरा विरोध यह है कि अध्यादेश के द्वारा क्यों लाया गया। भारत की लगभग 70% जनता कृषि पर आश्रित है, तो इसको बिना चर्चा के द्वारा अध्यादेश से क्यों लाया गया। और जब ये राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में विरोध शुरू हो गया, और विरोध होने के बाद राज्यसभा उपसभापति ने केवल ध्वनि मत से इसको पास कर दिया। इतना भारी भरकम बड़ा बिल
केवल ध्वनि मत से पास हो गया और विपक्ष को इसमें कोई भी एक प्रकार से तूल नहीं दिया गया, विपक्ष का कोई बात नहीं सुनी गई एक तरीके से, और विपक्ष के विरोध के बावजूद इस पर वोटिंग नहीं हुई। केवल ध्वनि मत से, जो सांसद टेबल बजाते हैं, केवल ध्वनि मत से इस भारी भरकम बिल को पास कर दिया गया। किसानों का यह भी विरोध है कि सभी की बातें सुनी जानी चाहिए थी, तो अध्यादेश से तथा राज्यसभा में ध्वनि मत से पास करना। विवाद की स्थिति में अगर कॉर्पोरेट को किसी किसान ने, मैं किसान हूं, मैंने ये अपना गेहूं किसी कॉर्पोरेट को बेचा है, मान लीजिए ABC आटा कंपनी को मैंने अपना गेहूं बेचा है और पैसे के लेन देन पर कोई विवाद हो गया, तो पहले की स्थिति में मैं कोर्ट जा सकता था, किसान कोर्ट जा सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति में SDM से ऊपर नहीं जा सकता है। जो उस क्षेत्र का SDM है उससे ऊपर नहीं जा सकता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि SDM के मधुर संबंध हो सकते हैं उस कॉर्पोरेट से, जबकि कॉर्पोरेट और किसान के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क होगा। स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसान कभी भी उस कॉर्पोरेट को प्रॉपरली चैलेंज नहीं कर पाएगा। मंडियों और आड़तियों पर सरकार का, पहले बता चुके हैं, मंडियों और आड़तियों पर सरकार का नियंत्रण रहता था। अगर कोई गलत काम करता था, MSP से नीचे खरीदता था, किसान का उत्पीड़न करता था, तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। लेकिन कोऑपरेट पर क्योंकि सरकार का नियंत्रण नहीं है, इसलिए सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। आड़तियों और किसानों के बीच संबंध था। लोकसभा में सुषमा स्वराज, जो BJP विपक्ष में थी, तो सुषमा स्वराज ने एक बेहतरीन भाषण दिया था और कहा था कि आड़तियों और किसानों के बीच बहुत मधुर संबंध रहता है। उनकी लड़की की शादी, किसान की लड़की की शादी में आड़तिये उसको कर्ज देते हैं, पैसा वगैरह देते हैं, जो कि बड़े कोऑपरेट नहीं देंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखिएगा, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए, अब ये तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 हो गया। द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस, अब ये जो है ये एक प्रकार की फार्मिंग है जिसमें आप एग्रीमेंट कर लेते हैं। मान लीजिए मैं किसान हूँ, दोबारा से एग्जांपल, किसान हूँ, एक कंपनी आई ABC आटा लिमिटेड, उसने मुझसे कहा कि आपकी जो 10 एकड़ की ज़मीन है उस पर आप गेहूँ उगाइए और आपका गेहूँ हम 21 रुपये के कीमत पर खरीदेंगे। मैंने गेहूँ उगाया, एग्रीमेंट कर लिया, गेहूँ उगाया और बाज़ार में जब बेचने गया तो उसकी कीमत 25 रुपये थी, जबकि उस व्यापारी ने मेरे गेहूं को 21 रुपये में लिया। आप समझ रहे हैं। अब एक हाल ही का केस है पेप्सी का, गुजरात के कुछ किसानों का के ऊपर पेप्सी ने एक छोटी सी बात पर केस कर दिया है। गरीब किसान पर पेप्सी जैसी बड़ी कंपनी ने केस कर दिया। ये एग्रीमेंट फार्मिंग का नुकसान है। तो इस एक्ट के तहत किसानी में, खेती किसानी में एग्रीमेंट को भी शामिल किया गया कि कॉर्पोरेट जो है किसान के साथ एग्रीमेंट कर सकता है और किसान जो है उस एग्रीमेंट के अंतर्गत आएगा। अब मान लीजिए 20 पन्ने का एग्रीमेंट है, तो किसान उस पूरे एग्रीमेंट को नहीं पढ़ सकता और ना ही वो इतना कैपेबल है कि उसको उसकी बारीकियों को समझ सके। द एसेंशियल कम्युनिटी बिल, इस बिल के तहत जो भी एसेंशियल आइटम था उसको गेहूं, चावल को एसेंशियल आइटम से बाहर कर दिया गया है। अर्थात अब गेहूं और चावल की अथाह भंडारण किया जा सकता है। पहले क्या होता था, पहले के व्यापारी, आज़ादी के समय के व्यापारी उस क्षेत्र का तमाम अनाज को खरीद लेकर अपने स्टॉक में रख देते थे, जिस वजह से बहुत कीमतें बढ़ जाती थी और धीरे धीरे उसको रिलीज़ करते जाते थे ताकि जो कीमत है वो बनी रहे। अगर पूरे, मान लीजिए चना, पूरे जिले का चना एक व्यापारी, 90% चना एक व्यापारी अपने पास रख ले तो चने की कीमत बढ़ जाएगी। अब चने की कीमत जब बढ़ गई तो वो व्यापारी धीरे धीरे उसको रिलीज़ करता जाए तो उसको खूब मोटा मुनाफा वो व्यापारी कमाएगा। इससे बचने के लिए सरकारों ने एक सीमा निर्धारित कर दी कि आप खाद्यान्नी चीज़ों का, गेहूं का, चने का, मटर का एक सीमा से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते, दालों का एक सीमा से ज़्यादा भंडारण नहीं कर सकते। लेकिन ये बिल कहता है कि आप अनलिमिटेड भंडारण किसी भी खाद्यान्न का कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा बिल समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, धड़ल्ले से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में व्हाट्सएप पर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।